हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। आई एम योगिता सिंह, योर एसएसटी टीचर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर 3 मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। उसमें हमने हाफ चैप्टर पढ़ लिया था, कुछ टॉपिक क्लियर कर लिए थे। बैंक के बारे में हम पढ़ रहे थे। बैंक जो है हमें जमाकर्ता से पैसे लेता है और उसे जो है ऋण के रूप में देता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है साख की दो विभिन्न स्थितियाँ। देखिए, हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण को बोलते हैं उधार, है ना। तो उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्ज को धन, वस्तु या सेवा मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्ज से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित में से उदाहरण देखते हैं। हम यहाँ पर दो हैं, एक तो त्योहारों के मौसम की कहानी है, स्वप्ना की कहानी है। देखो, त्योहारों के मौसम में क्या है, अब 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना होता है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई चिपकाने के काम, मजदूर की आवश्यकता होती है, उसे कच्चे माल भी खरीदना होता है। इन खर्चों के लिए सलीम को क्या चाहिए होता है, पैसा। पैसे के लिए वो क्या लेता है, ऋण लेता है बैंक से। ठीक है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूते के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है तथा महीने खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उसे अच्छा खासा लाभ होता है और वो अपना उधार जो है आराम से उतार देता है। तो यहाँ पर कर्ज जो है एक बेनिफिट रहा, कर्ज लेना, है ना। तो सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरत तो ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उस उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। यहाँ पर जो ऋण है एक सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है सलीम के लिए। अब हम स्वप्ना की कहानी पर आते हैं। स्वप्ना जो है एक छोटी सी किसान है, 3 एकड़ की ज़मीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर फसल तैयार होने पर मतलब इस उम्मीद पर है कि उसकी फसल जब तैयार हो जाएगी तो अपने कर्जे चुका देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाई छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर ही वह एक कर्ज बड़ी रकम बन जाती है, यानी इस पर ब्याज पे ब्याज चढ़ जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, ज़्यादा अच्छी फसल नहीं हो पाती, लेकिन इतनी कमाई नहीं हो पाती कि वो अपना कर्जा जो है वापस कर सके जितना उसका कर्जा हो रखा है। वह कर्ज में फंस जाती है। ठीक है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है बेचना पड़ जाता है। अब यहाँ पर जो कर्ज दिया है उसका नेगेटिव भूमिका दिखाई गई है। तो इस तरीके से जो कर्ज होता है वो किसी के लिए पॉजिटिव होता है तो किसी के लिए नेगेटिव होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं, आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए, फसल उगाने में हमें किन किन निवेशों की आवश्यकता पड़ती है। हमें खाद चाहिए होता है, बीज चाहिए होता है, कीटनाशक दवाई चाहिए होती है, पानी, बिजली, उपकरण, मरम्मत, इन सब का खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीनों का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के प्रारंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद उन्हें जो है वापस दे देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर करती है कि फसल कैसी हो रही है। तो यहाँ पर बात हुई स्वप्ना की। स्वप्ना के मामले में फसल जो है वो बर्बाद हो जाने से उसका जो कर्ज है वो अदायगी नहीं हो पाया और उस पर जो कर्ज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला गया। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ गया। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने की बजाय क्या कर दिया, उसकी स्थिति और ज़्यादा खराब कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। जब हम कर्ज में फंस जाते हैं हम उसे कर्ज जाल कहते हैं। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहाँ से बाहर निकालना काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। एक ऐसी स्थिति में ऋण का आय बढ़ने में सहयोग करता है। जैसे कि व्यक्ति की स्थिति से पहले मतलब कुछ ऋण ऐसे होते हैं किसी के लिए कि वो उसकी स्थिति जो है पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद वाला जो जिसमें से हुआ है, नाटक हुआ है जिसमें फसल बर्बाद होने वाला इस तरह से हो जाता है। तो सपना को कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन तक का हिस्सा बेचना पड़ जाता है और किसी के लिए ऐसा होता है कि वो अपना कर्ज उतार देता है और वो आगे भी बढ़ जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि ऋण उपयोगी होगा या नहीं यह परिस्थितियों के खतरों और हानि के होने पर पर्याप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है ना। अब है ऋण की शर्तें। जब भी कोई बैंक या कोई भी व्यक्ति ऋण देता है तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं।
हर ऋण समझौते पर ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो उसकी ब्याज दर उसको बता दी जाती है कि वो इतने ब्याज पर जो है उसको ऋण दिया जाएगा, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करेगा। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋण यानी कि कोई भी गिरवी रखने के लिए, अभी कोई भी मान लिया उसे कोई भी कुछ पैसा चाहिए तो उसे उसके साथ में उसे क्या गिरवी रख रहा है उसकी भी मांग कर सकता है। समर्थक ऋणधार ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है, यानी कि कोई प्लॉट है, कोई घर है, कोई गाड़ी है, पशु है, बैंक है, पूंजी है, उस पर जो है वो लोन ले सकता है, मतलब कर्ज ले सकता है, ठीक है, जिस पर वो गारंटी दे सकता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो पाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं करता है तो उधारदाता भुगतान प्राप्ति के लिए वो संपत्ति को अपने अधिकार में ले सकता है, ठीक है, जैसे कि जमीन, बैंक में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ये जो स्टोरी है ये तो आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है, आप खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। देखिए, भारत में औपचारिक और अनौपचारिक ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। औपचारिक क्षेत्र कौन से होते हैं और अनौपचारिक क्षेत्र कौन से होते हैं। हमने ऊपर के उदाहरण में पढ़ा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, है ना। एक तो होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक में आपके आते हैं बैंक, है ना, सहकारी समितियाँ जो कर्ज देते हैं, और जो अनौपचारिक होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, औपचारिक में कौन आते हैं, बैंक आते हैं और सहकारी समितियाँ आती हैं जो कर्ज देती हैं, और अनौपचारिक में आपके साहूकार, आपके व्यापारी, मालिक या रिश्तेदार या दोस्त कोई भी हो सकता है जो आपको कर्ज देने वाला होता है। अब हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों के कारण। जो भी बैंक आपको लोन देता है, कर्ज देता है, उस पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है अपनी नज़र रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा है कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं और आरबीआई उस पर नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए रहे हैं या नहीं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यक्तियों या व्यापारी को ऋण तो नहीं मुहैया करा रहा है, या छोटे मोटे जो किसान हैं जो कर्ज लेने वाले हैं उनको तो उनके साथ तो मतलब वो जो है उनको ना देकर जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, सिर्फ उनको ही दे रहा हो ऐसा तो नहीं है। तो ये इन पर भी जो है आरबीआई जो है अपनी नज़र रखता है, ठीक है, कि जो कर्ज है वो सभी को मिलना चाहिए। अनौपचारिक क्षेत्र में कौन होते हैं, उसमें कोई संस्था नहीं होती है, कोई उसकी देख रेख करने वाला हो, है ना। जो भी कुछ होता है जो दो आदमियों के बीच में होता है, वे अच्छी दरों पर ऋण दे सकते हैं, यानी कि उनकी ब्याज दर ज़्यादा भी हो सकती है। उन्हें नाजायज़ तरीके से अपने पैसे वापस लेने में कोई रोकने वाला भी नहीं होता है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज जो है वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाताओं को अधिक महंगा पड़ता है। जो रिश्तेदारों से, व्यापारियों से या मालिकों से मिलता है, उनका जो ब्याज दर होता है वो बैंकों से ज़्यादा होता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कि कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है, इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने में जो कर्जदार की आय है वो अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण जाल में जो है वो फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे ऋण की अधिक लागत को देखकर जो है वो पीछे हट जाते हैं कि ज़्यादा ब्याज है भाई, हम नहीं कर सकते, है ना। कुछ फंस जाते हैं और कुछ जो है पीछे हट जाते हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंक और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके ज़रिए लोगों की आय बढ़ जाती है और बहुत से लोग अपने विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार लगा सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि आदि लगा सकते हैं, वे नए उद्योग लगा सकते हैं, है ना। तो ये काम जो है आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें जो है कि अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों को देखने, अच्छा ये तो हो गया आपका। अब है आपका औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, औपचारिक साख वो होती है जहाँ पर बैंक और सहकारी समितियाँ कर्ज देती हैं, अनौपचारिक वो होती है जहाँ पर दो रिश्तेदार कर्ज देते हैं। तो शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीबों से
अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवारों की कर्जों की जो 85% जो ज़रूरतें हैं वो अनौपचारिक स्रोतों से पूरी हुई है। यानी कि जो गरीब लोग होते हैं उनको बैंक कर्ज नहीं देती है, वो ज़्यादातर जो है अनौपचारिक स्रोतों से ही कर्ज लेते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो जो है ज़्यादा ब्याज दर से जो है वो कर्ज जाल में फंस जाते हैं। केवल 10% लोग जो हैं जो और जो हम बात करें आपकी शहरों की, तो शहरों में जो है 10% लोग जो है अनौपचारिक स्रोतों से जो है कर्ज लेते हैं और 90% जो है औपचारिक स्रोतों से कर्ज लेते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर तस्वीर दिखाई गई ग्रामीण क्षेत्रों की भी है कि अमीर परिवार और औपचारिक ऋणदाताओं में सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इस सबसे क्या पता चलता है कि पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण ज़रूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी ज़रूरतें अनौपचारिक क्षेत्र से ही पूरी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर पर ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा होती हैं और यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधि विशेषकर ग्रामीण इलाके में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कर्जदारों की औपचारिक स्रोतों से भी निर्भरता घटे। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार के औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि जो गरीब परिवार होते हैं वो अनौपचारिक स्रोतों से उन पर जो है उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। ज़रूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब भी जो है इसका फ़ायदा उठा सके बैंकों से। तो ये मैंने आपको थोड़ा टॉपिक। अब है निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूह। ये एक स्वयं सहायता समूह है जो निर्धनों के लिए बनाया गया है, जिसमें भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्र में बैंक मौजूद नहीं है। वहाँ अभी भी जो है कहीं मौजूद भी हैं, तो बैंक से कर्ज लेना जो है अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं बैंक में लोन लेने के, तो जो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो जो इसकी वजह से जो है वो अनौपचारिक स्रोतों से ही जो है वो कर्ज ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये देखिए कि हाल के वर्षों में लोगों ने गरीब को उधार देने के लिए नई तरीके की बनाने की कोशिश करी है। इसमें स्वयं सहायता समूह बनाया है, जिसमें 15 से 20 सदस्यों की एक ग्रुप बना होता है, जिसमें प्रति व्यक्ति 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक जो है अपनी बचा सकते हैं। यह परिवार की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्ज पर ब्याज लेता है, लेकिन यह है साहूकार द्वारा लिए गए ब्याज से बहुत ही कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है और ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है, और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना होता है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें, घर बनाने के लिए, सिलाई मशीन, इन सब के लिए जो है स्वयं सहायता समूह को जो बैंक के द्वारा जो है कर्ज दिया जाता है। बचत और ऋण संबंधी गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय लेता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की ही होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता है तो समूह के अन्य सदस्यों को इस मामले में गंभीरता से ले लेते हैं। इस कारण जो है बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणदार नहीं होता है। तो स्वयं सहायता समूह जो है इस तरीके का काम करती है आपस में अपने लोगों के लिए। सारांश, तो हमने इसमें जो है बैंक के बारे में, औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के बारे में पढ़ा। ठीक है, बैंकों के लेन देन के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, आप ये जो है जितने भी पेजेस हैं इनको अच्छे से पढ़ना, और मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।